नमस्कार, के न्यूज़ नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे टूरिस्ट प्लेस तोरणताल में रविवार को भयानक सड़क हादसा हो गया। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। कैप्टन के पक्ष में रविवार को 10 विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया था कि पार्टी कैप्टन को अनदेखा न करे और सिद्धू जब तक कैप्टन से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान न किया जाए। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोमवार को बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के 8 मिनट बाद भी विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सके तो अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे। वहां भी मोदी के भाषण शुरू करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख पीएम ने लोकसभा में कई बातों को दोहराया और कहा कि मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस माना जाएगा। हंगामे पर मोदी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आज का दिन सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी किसान परिवार से सांसदों को मंत्रिपरिषद में मौका मिला है। उनका परिचय करने का आनंद होता, लेकिन शायद देश के दलित, महिला, ओबीसी किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है, इसीलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते। मोदी के इस स्टेटमेंट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू ने सोशल मीडिया में लिखा कि आपको याद होगा कि जुलाई 2004 में तब प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को भी सदन में बोलने नहीं दिया गया था। वे राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर धन्यवाद तक नहीं दे सके थे। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। संसद के बाहर पीएम ने मीडिया से कहा कि मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे तीखे तीखे सवाल पूछे, बार बार सवाल पूछे, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जानकारी देने का मौका भी दें। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे टूरिस्ट प्लेस तोरणताल में रविवार को भयानक सड़क हादसा हो गया। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हैं। यहां यात्रियों से भरी एक जीप खाई में गिर गई। हादसा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में हुआ है। मरने वाले सभी लोग बड़वानी जिले के ग्राम चैरवी और सेमलेट के रहने वाले हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया है। हादसा इतना भयानक था कि खाई में दूर तक लाशें बिखर गई। बताया जाता है कि जीप में 20 से 25 लोग सवार थे। रास्ते में जीप बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देर रात तक बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार हादसे में घायल लोगों को तोरणताल और महासवाद के ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है। 5 घायलों को नंदुरबार जिला अस्पताल भेजा गया है। देर रात तक पहाड़ी में लोगों की सर्चिंग जारी रही। हालांकि सुदूर ग्रामीण इलाका होने के कारण आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। कैप्टन के पक्ष में रविवार को 10 विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया था कि पार्टी कैप्टन को अनदेखा न करे और सिद्धू जब तक कैप्टन से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान न किया जाए। लेकिन हाईकमान ने कैप्टन खेमे की कोई बात नहीं सुनी और देर शाम सिद्धू की नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन का यह संभावित धमाका सीधे पार्टी हाईकमान को धराशायी करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजाब में कैप्टन सरकार का कार्यकाल करीब 6 माह का ही बचा है। ऐसे में कैप्टन ने अगर कोई धमाका किया तो कांग्रेस हाईकमान की परेशानी बढ़ना तय है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह कैप्टन को अनदेखा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान नियुक्त करने का ऐलान किया है, वह कैप्टन को बहुत नागवार गुजरा है। कैप्टन ने हाईकमान के फैसले का सामना करते हुए सिद्धू को प्रधान बनाने पर सहमति जता दी थी और एक मामूली शर्त यही रखी थी कि सिद्धू उन पर की गई अभद्र टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी वे सिद्धू से बात करेंगे। कैप्टन और सिद्धू के कद का अंतर समझे तो यह शर्त बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाईकमान ने कैप्टन को बहुत ही हल्के में ले लिया। अब उन्हें सिद्धू किसी भी कीमत पर प्रधान के रूप में मंजूर नहीं है और हाईकमान के अपने प्रति इस बर्ताव को कैप्टन ने अपमान के रूप में लिया है। 1984 के घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस में जान फूंकने वाले और 2017 में जब पूरे देश में कांग्रेस का सफाया किया गया था, तो पंजाब में अपने बूते पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पार्टी हाईकमान ने मौजूदा मामले में जैसा सलूक किया है, कैप्टन उससे बुरी तरह से आहत हुए हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आई है। सबसे पहले 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर मायावती को वोट दिया और वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गईं। यूपी की सियासत में ये दूसरी बार था जब ब्राह्मणों ने परंपरागत पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया हो। इससे पहले जनेश्वर मिश्र के रहते बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे। बीजेपी ने भी नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए दांव चल दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में लाना बीजेपी का पहला कदम माना जा रहा है। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना दूसरा सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा पार्टी की कोशिश होगी कि वह डॉक्टर दिनेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी की बदौलत ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़े रखें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोमवार को बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। हादसा मुजफ्फरगढ़ के डेरा गाजी खाना के पास तनुसा रोड पर हुआ। बस तेज रफ्तार में चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम ने बताया कि बस में 75 यात्री सवार थे। इनमें ज्यादातर मजदूर थे जो ईद के त्योहार पर छुट्टियां मनाने घर जा रहे थे। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। इलाके के कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंच गई। मरने वालों के शव और घायलों को डेरा गाजी खान इलाके के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि वे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 माई सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी,
ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है। मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल का महंगाई के खिलाफ दूसरे दिन भी आंदोलन शुरू होने के कुछ ही देर में खत्म हो गया। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे पार्टी कार्यालय से निकला यह जुलूस महज 500 मीटर दूर आकर गोलंबर के पास पहुंचा ही था कि प्रशासन ने इसे रोक दिया। अधिकारियों ने आरजेडी नेताओं को कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए वापस जाने के लिए कहा। हालांकि प्रशासन ने पहले ही आगाह किया था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जुलूस, धरना प्रदर्शन न किया जाए। इसके बावजूद महंगाई के सवाल पर आरजेडी ने प्रदर्शन किया। इससे पहले जुलूस को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रवाना किया था। प्रदर्शन में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। कई कार्यकर्ताओं ने टमटम और साइकिल पर बैठकर जुलूस में हिस्सा लिया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतें इस तरह से बढ़ती जा रही हैं कि हर आदमी परेशान है। उन्होंने कहा, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बगल के मुल्क में पेट्रोल डीजल आधे दामों पर बिक रहे हैं। बीजेपी के लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज आम आदमी बेबस हो चुके हैं। पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है। जो मार जनता सह रही है, उनकी आवाज को उठाना हमारा फर्ज है। इस सरकार से सब लोग नाखुश हैं। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार कम से कम अपने वादे पर खरी उतरे। बारिश कहीं राहत लेकर आई है तो कहीं आसमान से आफत बरस रही है। मुंबई और दिल्ली में तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मांडो गांव में रविवार को बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। यहाँ ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, टोंस, सरयू, गौरी, काली, रामगंगा नदियां खतरे के निशान से कुछ ही नीचे बह रही हैं। वहीं मुंबई में सोमवार सुबह से जारी तेज बारिश के कारण कुर्ला, सायन, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, हिंद माता और दादर में सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई, पुणे और आसपास में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले रविवार को मुंबई में भारी बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 30 लोगों की मौत हो गई। यहां कुछ समय के लिए लोकल ट्रेनों को रोकना पड़ा था और लंबी दूरी की कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया था। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी सप्ताह भर पहले ही उन्हें मेदांता से डिस्चार्ज किया गया था। रामपुर के सांसद व एसपी नेता आजम खान 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। 30 अप्रैल 2021 को कोरोना की दूसरी लहर में जेल प्रशासन ने सैंपल लेकर कई बंदियों की जांच कराई थी। 1 मई को आई रिपोर्ट में आजम समेत 13 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कई दिनों तक आजम खान का जेल में ही डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया गया था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर 9 मई को लखनऊ भेजा गया था, जहां पर उनका इलाज मेदांता में चल रहा था। करीब 64 दिन तक चले इलाज के बाद 13 जुलाई को ही मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत में सुधार होने और स्वास्थ्य बेहतर होने की बात कहते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। 13 जुलाई को लखनऊ से लाकर उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था। पिछले 5 दिनों से आजम अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ जेल में थे। इस बीच सोमवार को एक बार फिर से आजम की हालत बिगड़ गई। बताते हैं कि आजम का ऑक्सीजन लेवल 90 तक आ गया। इसकी सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, जेलर RS यादव, जेल के डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। आजम का चेकअप किया गया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिरने की वजह से उनकी हालत को नाजुक देखते हुए लखनऊ ले जाने का फैसला किया गया।
बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद पार्टी के भीतर कलह बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने और पार्टी में कद बढ़ने से कई नेताओं में नाराजगी बढ़ी है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर शुवेंदु अधिकारी भले ही अलग धाक बनाई हो, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने को लेकर पार्टी के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। हालांकि इस हार का जिम्मा अब शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी के नेताओं के सिर फोड़ा है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कुछ नेताओं के अति विश्वास के चलते हारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं को यह लगने लगा था कि बीजेपी 170 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली है, जबकि जमीनी हकीकत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा पार्टी चुनाव हार गई। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान शुवेंदु ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अति विश्वास की वजह से ही राज्य में उभरती सियासी जमीनी हकीकत को समझने में चूक हो गई। पिछले साल तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हमने पहले 2 चरणों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे कई नेता आत्मसंतुष्टि और अति विश्वास से घिर गए। उन्होंने यह माना कि शुरू कर दिया था कि बीजेपी 170 से 180 सीटें जीतने वाली है, लेकिन उन्होंने जमीनी कार्य नहीं किया, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज हैदराबाद पुलिस ने उन्हें अपने आवास में नजरबंद कर दिया। उनके दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें संसद सत्र के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन उनके घर के बाहर सुबह 3 बजे से पुलिस तैनात कर दी गई और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि रेड्डी कोकापेटा जाने की योजना बना रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया। पार्टी ने रेड्डी को हिरासत में रखने को लेकर चंद्रशेखर राव पर मनमानी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चंद्रशेखर राव पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। तेलंगाना में दामोदर राज नरसिम्हा, डी श्रीधर बाबू, भट्टी विक्रमकर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मल्लिकार्जुगिरी से सांसद रेवंत इस पद को पाने के लिए तेलंगाना प्रभारी और तमिलनाडु से सांसद मणिकम टैगोर को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार यादव के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। अनिल कुमार को भी घर के अंदर रहने को कहा गया है। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में 2 दिन से पूर्वी राजस्थान के शहरों में अच्छी बारिश शुरू हो गई। बीते 24 घंटों में अलवर, झुंझुनू, करौली, कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर जिले के कई इलाकों में खूब पानी बरसा। अलवर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया। यहां साहबी नदी में 24 साल बाद पानी बहता दिखा। कोटा में तेज बारिश से अस्पताल के वार्ड में पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में आज भी जारी रह सकता है। जयपुर जिले के शाहपुरा से निकलने वाली साहबी नदी 24 साल बाद बहने लगी, जो कोटपुतली अलवर जिले में सोड़ावास से होकर हरियाणा के धारूहेड़ा होते हुए दिल्ली की यमुना नदी में मिलती है। इस नदी में कोटपुतली, शाहपुरा, बानसूर,
बहरोड सहित कई क्षेत्रों का बरसाती पानी आता है। इससे पहले आखिरी बार साल 1996 के नदी बहती नजर आई थी। कोटा जिले में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। यहां बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेके लोन के NICU में पानी भर गया। पानी भरने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों के परिजन रात भर परेशान होते रहे। सुबह 7-8 सफाई कर्मचारियों की मदद से वार्ड से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। पंजाब की तरह राजस्थान में चल रही कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के एक रिट्वीट ने हलचल मचा दी है। अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अमरिंदर को निशाना बनाने वाली ट्वीट को रीट्वीट कर और लाइक करके बड़े सियासी संकेत दिए हैं। माकन के रिट्वीट में लिखा है कि किसी भी राज्य में कोई भी अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है, चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और मुख्यमंत्री बनते ही ये समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती है। जिस ट्वीट को लाइक और रीट्वीट किया है उसके दूसरे थ्रेड में लिखा है, 20 साल से ज्यादा अध्यक्ष रही सोनिया ने कभी अपना महत्व नहीं जताया। नतीजा ये हुआ कि वे वोट लाती थी और कांग्रेसी अपना चमत्कार समझकर गैर जवाबदेही से काम करते थे। हार जाते थे तो दोष राहुल पर, जीत का सेहरा खुद के माथे। सिद्धू को बनाकर नेतृत्व ने सही किया, ताकत बताना जरूरी था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के गहलोत पर निशाना साधने से यह साफ हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रवैये से वे असहमत हैं। अजय माकन ने गहलोत की स्टाइल से साफ तौर पर असहमति जता दी है और भविष्य में संकेत भी दिए हैं कि हाईकमान इस स्टाइल को पसंद नहीं कर रहा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाने पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को कोट करते हुए लिखा, उनको पप्पू नाम देने वाले को पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई। यह वही सिद्धू हैं जिन्होंने कहा था कांग्रेस मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। हम क्या कह रहे हैं, किस्सा उनका है, ये वही जाने। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मध्य प्रदेश बीजेपी सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पप्पू और गप्पू की अब डबल इंजन की जोड़ी कांग्रेस मुक्त पंजाब का सपना साकार करेगी। ठोको ताली। हितानंद शर्मा के इस ट्वीट को रीट्वीट कर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखा कि क्या बात है, पप्पू और गप्पू के लिए ठोको ताली। 4.5 साल पहले कांग्रेस में आए सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा होंगे। कांग्रेस हाईकमान की ओर से रविवार रात 9:30 बजे करीब इसकी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में सोमवार को 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए सरकार ने जिलों को वैक्सीन का आवंटन कर दिया है। भोपाल में 43 सेंटर पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगेगा। शाम 4 बजे के बाद डोज बचे तो शहरी सेंटर पर ऑन साइट भी वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के भोपाल जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि ग्रामीण और शहरी 43 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। यहां कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगेगा। शहरी सेंटर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही वैक्सीन लगेगी। इन सेंटर पर वैक्सीन बचने पर 4 बजे के बाद ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के सेंटर पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन से वैक्सीन लगेगी। भोपाल में 16,000 को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। कोवैक्सीन का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2,51,92,088 लोगों को वैक्सीन लगी है। इनमें से 2,76,728 लोगों को पहला डोज और 40,15,360 लोगों को दूसरा डोज लगा है। इसमें 18 से 44 उम्र के 1,26,94,812 नागरिकों को, 45 से 60 के वर्ष के उम्र के लोगों को 73,64,659 और
60 के उम्र के ऊपर से 51,32,607 लोगों को वैक्सीन लगी है। जोधपुर में पाल रोड स्थित सुभाष नगर में रविवार शाम को एक मकान में लगी आग में एक परिवार के सभी 4 लोग जिंदा जल गए। दमकलों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद मकान के पिछले कमरे में वृद्ध माता पिता सुभाष चौधरी और नीलम चौधरी, बड़ी बेटी पल्लवी और छोटी बेटी लावण्या के कंकाल मिले। इसमें एक बेटी दिव्यांग थी, जबकि दूसरी बेटी सेंट पॉल स्कूल में टीचर थी। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को भी प्रथम दृष्टया पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस जांच के बाद ही मामले के खुलासे की बात कर रही है। देर रात एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटा लिए। परिवार की तीसरी बेटी की चंडीगढ़ में शादी हुई है। उसे इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। सुभाष चौधरी करीब 21 साल पहले काजरी से रिटायर हुए थे। वे और उनकी पत्नी नीलम वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में पूर्ण सक्षम नहीं थे। दोनों व्हीलचेयर या बैसाखी के सहारे ही घर के दैनिक काम कर पाते थे। वहीं छोटी बेटी लावण्या बचपन से ही निशक्त होने के कारण बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। ऐसे में बड़ी बेटी पल्लवी ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। वह शहर की एक निजी स्कूल में टीचर थी। नौकरी के साथ सुबह शाम खाना, घरेलू कामकाज और माँ बाप व बहन को दवाइयाँ देने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से परेशान भी थी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।